हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ट्रिक जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि रिवीजन जो है, जब आप रिवीजन करते हैं किसी चीज़ का तो वही एक सीक्रेट है जिससे कि आप सक्सेस जल्दी पा सकते हैं या अपना जो पढ़ा हुआ है उसे ज़्यादा दिनों तक याद रखा जा सकता है। तो एक ही ट्रिक है, बस वो है आपकी रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी आप सक्सेस के करीब चले जाएंगे। हर वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी कही है, तो आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ या एक तरीका आप लोग इसको मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं। तो जब भी आप स्टडी करें तो आप अपने लिए एक पेज, आप इसे पूरा एक पेज मान लीजिए, जैसा कि आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा। और इसका एक और फ़ायदा क्या है कि जब भी आप तुक्के लगाएंगे तो आपका जो तुक्के होंगे वो सही लगेंगे। ठीक है, उसके पीछे मैंने एक वीडियो अभी शूट किया था और उसे मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए कि इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है। कि जब हम तुक्के लगाते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि हमारे गलत ही आंसर होते हैं। तो अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो जब भी आप तुक्के लगाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रेशो होगा वो बढ़ जाएगा। मीन्स अगर आपके पहले अगर आप 20 तुक्के लगाते हैं तो आपके 12 से 14 सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बहुत अच्छा रेशो हो जाता है। 2016 से पहले मैं जब भी तुक्के लगाता था तो वो काफ़ी सारे गलत हो जाते थे, लेकिन उसके बाद मैंने जब ये मेथड यूज़ किया तो उसमें तुक्के कहीं ना कहीं बहुत सही लगने लग गए। और जब भी मैं अब उन्हें हम एक्चुअली अगर मैं उसे कहूँ कि तुक्के मान के चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा होता है। तो अगर आप इस मेथड को पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे तो आपके जो तुक्के होंगे या आप जो ट्रायल केस रहेंगे वो ठीक हो जाएंगे आपके। तो इस मेथड में हमें करना क्या होता है कि हम इस तरह से जो कीवर्ड्स हैं उन्हें कहीं लिख लेंगे किसी पेज पे। अगर इसके बाद आप इनके कार्ड्स बना लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स बनाने भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, जैसे मेरे पास हैं तो 2-3 thousand कार्ड्स हमने बनाए थे और जो क्वेश्चन है वो 10,000 से ऊपर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सिक्किम। ठीक है, तो अगर हम चलते चलेंगे और चीज़ों को मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा तो आप देखिए इसके बाद आप लोगों को अच्छा फील होगा कि मीन्स आपको एक ही सामने देखिए कितने वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे FW नोटिस्ट्रीन हो गया, डाल्टन हो गया, आइसोपाइनिक हो गया, लॉर्ड मेयो, कुरुंकुमे, लांगलेंग, दिबांग घाटी, अंडमान निकोबार, शैक्षिक विकास सूचकांक, सरचिप, नागालैंड 2001 एंड 2011 एंड ये बिहार, शून्य जनसंख्या वृद्धि, आश्रित आबादी। इस तरह से आप लोगों को चीज़ें सामने दिखाई दे रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो जैसे आप सिक्किम हो गया तो ये आपके ऑलरेडी आंसर्स हैं। ठीक है, ये टोटल क्या है आप लोगों के आंसर्स हैं। तो आंसर्स आप लोगों ने इतने आंसर से आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, तो जब भी आप आंसर में देखेंगे इन चीज़ों को तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सिक्किम क्या है आप लोगों का सबसे कम जनसंख्या वाला है। तो हम 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस सेंसस में आप लोगों का क्या था, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा जो स्टेट था वो था आपका सिक्किम। अब दूसरा है आप लोगों का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जो है जनसंख्या है वो किसकी है। अगर हम 3-4 स्टेट को ले लेते हैं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में ले लेते हैं जो बड़े स्टेट हैं आप लोगों के, तो उत्तर प्रदेश के बाद किसकी है, वो है आप लोगों की महाराष्ट्र। अब आ जाते हैं तीसरा जो आप लोगों का फैक्ट है वो है आपका केरल। केरल में स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो 1000 से अधिक है। आप कहीं पर मतलब लिख सकते हैं इसको, इसे, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया है, आप लोगों को नहीं लिखना है। आपको बस इसे किसी एक पेज पर सिर्फ आंसर्स लिख लेने और इन्हीं को बार बार पढ़ लेना है। तो जब आप बार बार पढ़ेंगे, अगर आप मान के चलिए कि इस तरह से आप लोगों ने 50 पेजेस बना लिए, तो 50 टॉपिक के 50 पेजेस हो गए, तो 1 घंटे में आप पूरी बुक क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मेथड है आप लोगों का रिवीजन के लिए। और रिवीजन ही क्या है आप लोगों का किंग है। आप बोल सकते हैं कि रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है। तो बिहार में क्या है, महिला साक्षरता का न्यूनतम है।
न्यूनतम महिला साक्षरता अगर हम बोलें तो वो कहाँ पर है आप लोगों का, बिहार में है। अब आ जाते हैं हरियाणा। हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा, केरला में 1000 से कम, बिहार में न्यूनतम महिला शिक्षा, हरियाणा में क्या है आप लोगों का लिंगानुपात सबसे कम वाला जो राज्य है वो कौन सा है आप लोगों का, हरियाणा है। अब आते हैं दादरा एंड नगर हवेली में। तो अधिकतम जो जनसंख्या वृद्धि, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कहाँ पर था, तो अधिकतम जो है वो दादर एंड नगर हवेली में था। अब आते हैं यहाँ पे 61 से 71 तक, 61 to 71, ये आप लोगों का क्या है, यहाँ पे आपको उच्चतम जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है। तो एक दशक, दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, ये सभी को पता ही है। तो जो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि किस दशक में रही, तो वो था आपका 61 to 71। और अगर न्यूनतम बोला जाए तो वो है आपका 2001 to 11। तो अधिकतम 61 से 71 में, और जो न्यूनतम है वो किस में है, 2001 से 2011 के बीच में। अब एक नाम आप लोगों को याद रखना है, FW नोटेस्ट्रीन। FW नोटेस्ट्रीन कौन थे, इन्होंने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसे मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ और आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। ये जो सिद्धांत है, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ सिद्धांत। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया था वो FW नोटेस्ट्रीन ने दिया था। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा जो वर्ड है आप लोगों के पास वो है आपका डाल्टन। डाल्टन कौन थे, इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया था। फिर से नीचे करके लिख देता हूँ, यहाँ पर है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये दिया था आपका डाल्टन ने। अब आ जाते हैं आइसोपाइकनिक। आइसोपाइकनिक किसे कहा जाता है, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, आइसोपाइकनिक। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा, ये क्या है, आपकी एक रेखा है, आइसोपाइकनिक। अब है आप लोगों का लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो कौन थे, लॉर्ड मेयो के टाइम पर जो थी वो प्रथम जो फर्स्ट सेंसस था वो हुआ था, प्रथम जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। अब नेक्स्ट है आप लोगों का कुरुंकुमे। कुरुंकुमे आप लोगों का एक ज़िला है और कुरुंकुमे कुरुंकुमे आप लोगों का ज़िला है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है और इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो कुरुंकुमे में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि थी। लांगलेग किस में है, ये आपका नागालैंड में है। तो लांगलेग से आप नागालैंड याद रख सकते हैं। और यह भी एक ज़िला है जिसमें कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की गई। देखिए, कुरुंकुमे अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि थी। लांगलेग में क्या थी, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि थी। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है आप लोगों का दिबांग घाटी।
दिबांग घाटी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ से लेके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमने कितने सारे फैक्ट अभी तक डिस्कस किए हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के लिए। दिबांग घाटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चंस कई तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे कुरुंग कुमे कहाँ पर है, लांगलेंग कहाँ पर है, दिबांग घाटी कहाँ पर है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। तो दिबांग घाटी जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला है। तो देखिए ये एक व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर पे था, कहाँ पे? दिबांग घाटी में। ये सर्वाधिक वाला है, ये न्यूनतम वाला है। अंडमान निकोबार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है? ये पूछा गया है आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है आप लोगों का? अंडमान निकोबार है। उसके बाद आ जाते हैं शैक्षिक विकास सूचकांक। तो शैक्षिक विकास सूचकांक में 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हैं आप लोगों के केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। तो शैक्षिक विकास सूचकांक में आपको 4 जो स्टेट हैं वो बताने हैं। उसके बाद है आप लोगों के पास में सरचिप। सरचिप है कहाँ पर? ये है आप लोगों का मिज़ोरम में और ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो मिज़ोरम में है और वो है आप लोगों का सरचिप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का नागालैंड और ये आपको लांगलेंग याद होगा, ये भी आपका नागालैंड में ही था। नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुई है? नागालैंड जो है देश का वो कौन सा राज्य है जिसमें कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो वो है आप लोगों का नागालैंड। और ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी वो न्यूनतम थी। और बिहार की अगर बोलें तो सर्वाधिक जनघनत्व जो जनसंख्या का घनत्व है वो है आपका 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, तो बिहार में। उसके बाद आ जाते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। तो शून्य जनसंख्या वृद्धि हम कब बोलते हैं? जब जन्म और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं। अब उसके बाद है आप लोगों की आश्रित आबादी। आश्रित आबादी के लिए आप लोगों को ये याद रखना है कि 0 से 14 वर्ष के जो आयु समूह होते हैं उनको कहा जाता है आश्रित आबादी। तो अब अगर आप मोटा मोटा देखें यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 44 आपके क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। लगभग आपके 50 क्वेश्चंस एक पेज में तैयार हो जाते हैं। और जबकि मैंने थोड़े से क्वेश्चन अभी ये मान के चलिए कि हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि केरल के बाद अगर दूसरा स्थान, क्योंकि अब कई चीज़ें आप ऐड करते हुए चल सकते हैं, जैसे अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि देखिए केरल में तो क्या है, स्त्री साक्षरता की दृष्टि से प्रथम जो है वो कौन सा है? केरल है। ये हमें पता ही है, सभी को पता होता है। बट अब क्या है कि यूकेपीएससी या के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें यूजुअली सेकंड और थर्ड पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद केरल के बाद दूसरा कौन सा है? वो है आप लोगों का मिज़ोरम। केरल के बाद वो है आपका मिज़ोरम। तो इस तरह के फैक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर हम बोलें कि जनसंख्या में जो स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी वो कब तक प्राप्त कर ली जाएगी? तो वो है आप लोगों का 2070 में जो है वो स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह से आप लोग आगे लिखते हुए चल सकते हैं अपने फैक्ट। और लगभग 100 फैक्ट अगर आप एक चैप्टर से 100 फैक्ट कर लेते हैं
तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा। जैसे 50 चैप्टर्स कोई से भी ले लीजिए और 50 पेजेस में अपना जो भी सब्जेक्ट है, आप भूगोल ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं या उत्तराखंड ले सकते हैं, उसमें आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आपका फाइनल एग्ज़ाम का टाइम होगा, जैसे अभी पुलिस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो वो लोग क्या होता है, जैसे 10 दिन रह गए होंगे तो उस 10 दिन में हमारी कुछ भी स्टडी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो एक मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें समझ नहीं आता कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा छोड़ें, क्या पढ़ें, कौन सा रिवीजन करें। उस टाइम पे जो ये ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको बहुत कूल रखेंगी, क्योंकि आपके पास कार्ड्स होंगे और इस तरह से पेजेस रेडी रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी कर रहे होंगे, क्या रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, मेंटल फील करेंगे। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत तैयारी की है, बहुत रिवीजन करके आए हुए हैं आप, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो इन ट्रिक्स को यूज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, और क्या आप इसी तरह के सेशन और चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह के सेशन चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ कोई देख रहा है और किसी को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है।